रसोई के बाहर खड़ी खड़ी सरला बेहोश हो जाती है। सभी उसे लेकर फौरन कमरे में जाते हैं और उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगते हैं। ये सब तेरे ही कारण हुआ है बहू, मार दिया ना भूखी अपनी सास को। देख क्या हालत हो गई है बेचारी की। उठिए ना सरला जी, उठिए भाई, क्या हो गया आपको? ओहो अतुल, अभी समोसे कचौड़ियाँ लाने की क्या जरूरत थी? वैसे तेरी माँ तो खा नहीं पाएगी, छोड़ हम ही खा लेते हैं। समोसे कचौड़ियाँ कहाँ हैं? मैं खाऊंगी। किसने कहा मैं नहीं खाऊंगी? पकवानों का नाम सुनते ही सरला जी को होश आ जाता है, पर अपनी सास से उनका हाल चाल ना पूछकर सरला की बहू सीधा कहती है, मम्मी जी मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? मैं मरना नहीं चाहती। अरे तेरा टेप कब बंद होगा बहू? तेरे कारण तो मैंने खटिया पकड़ ली। तुझे क्या होगा? तेरी हरकतों से तो हमें यहाँ अपनी जान पर आते दिख रहा है। वैसे कहाँ है जी समोसे? वो तो आपको होश में लाने के लिए पापा जी ने ऐसे ही कह दिया था। मेरे रहते घर में समोसे कचौड़ियाँ आ सकते हैं क्या भला? इतने दिनों में भी आप ये नहीं समझी क्या मम्मी जी? हाँ बीना, वैसे पिछले 1 महीने से मैं पपीते की सब्जी भी बनाकर खा रही हूँ, फिर भी मेरा वजन की कमी नहीं हो रहा। कुछ बोलिए ना मम्मी जी, अब और क्या करूँ? पापा जी आप तो बोलिए, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। ये नज़ारा ज़रा अजीब नहीं लगता? क्योंकि बिस्तर पर तो लेटी हुई थी सरला जी और अपनी तबीयत की चिंता कर रही थी ईशा। पर ऐसा क्यों? इस दृश्य के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें रिवाइंड मोड पर 1 महीने पहले जाना होगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं 1 महीने पहले की सरला निवास पे, जहाँ किचन में एक गैस स्टोव पर गर्मा गर्म पकोड़े तले जा रहे थे, दूसरे में पूरियाँ, तीसरे में दम आलू बन रहा था और चौथे में फ्राइड राइस। इतना ही नहीं, ये तो वो काम थे जो घर की बहू ईशा कर रही थी, पर घर में कमला काम वाली भी तो थी जो मिक्सचर में चटनी पीस रही थी। चटनी का हो गया दीदी, और कुछ करना है का? तो एक काम कर, गाजर कस दे, मीठे में गाजर का हलवा कर देती हूँ और थोड़ी सी ना चावल भी भिगो दे, 2-4 कटोरी खीर भी बना लूंगी। पर भैया लोगन तो खीर खाते ना है, फिर बर्बाद हो जाती है, फिर आपको ही कटोरी भर के पीनी पड़त है। अरे बना लेती हूँ ना, फिर कोई ना कोई मांग ही लेगा। ज़्यादा मत बनाना, बस 2 लीटर दूध की बना ले। सब एक एक कटोरी भी खाएंगे ना तो ख़त्म हो जाएगी। और आधे घंटे के अंदर ये सारा खाना बना के ईशा डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। पूड़ियाँ ऐसी कुरकुरी पर तेल में डूबी हुई, जिसे हाथ लगाते ही पूरे हाथ में तेल लग जाए। घी में डूबा हुआ गाजर का हलवा, ड्राई फ्रूट्स और मलाई मार के खीर, दम मालूम मसालेदार, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इतना तेल मसाला डालकर खाना क्यों बनाती है बहू? कल रात का ही खाना इतना भारी हो गया था, अभी तक पचा नहीं है मुझे। सीने में जलन हो रही है स्वलग। कम से कम पूरियों का तेल तो ठीक से छाना कर। आयशा जरा मसाला कम डाला करो और तेल भी। आजकल देखा नहीं कितनी बीमारियां हो रही है लोगों को। अतुल की बात पर ध्यान न देते हुए ईशा पूरियां और पकोड़े खाती जाती है। 3 पूरी का तो पेट है तुम्हारा, 6 पूरियां खा गई हो। तेल देख रही हो कितना ज्यादा तेल है? इतना तेल खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। ओह, मतलब आप लोग अब मेरे खाने पर भी रोक टोक करेंगे? अच्छी बात है, नहीं खाती मैं खाना, आप लोग ही खा लीजिए। ईशा ऐसे गुस्से में अपनी थाली के साथ साथ 10-20 पूरियां उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ ऐसी ही थी ईशा, जिसे मसालेदार खाने का इतना शौक था कि हफ्ते में कम से कम 4-5 बार रेस्टोरेंट जाए बिना उसे शांति मिलती नहीं थी। और इसी तरह एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। भैया मेरे लिए वो वही हमेशा वाला फ्राइड राइस और दम आलू, बिल्कुल मसालेदार बनाइएगा। पिछली बार वो मज़ा नहीं आया था, लग ही नहीं रहा था कि आपने कोई तेल डाला है। अच्छे से बनाइएगा, मैं कोई डाइटिंग पर थोड़ी ना हूँ। डाइटिंग पर नहीं है तो क्या हो गया? इतना ऑयली खाना ऐसे भी सही नहीं है। आजकल देख नहीं रही है, न जाने किसे कब कौन सी बीमारी हो जाए। मैं तो भाई रेगुलर चेकअप भी करवाती रहती हूँ। मैं तो भाई जिंदा दिल हूँ, खुद का ध्यान रखने के लिए अच्छा खाना खाती हूँ। अब फेस पर ग्लो चाहिए तो मन खुश भी तो होना चाहिए, और मन तो अच्छा खाना खाकर ही खुश होता है। पर ये सिर्फ टेस्टी है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और तू अभी अभी तो हमारे साथ गुपचुप और चाट खाकर आई है, यहाँ पर फिर से इतना हैवी खाना। प्रिया मेरी जिठानी पता है, मेरे कहने पर रेगुलर चेकअप करवाने गई मेरे साथ, और उसे फैटी लिवर आ गया। अब डॉक्टर ने उसे वज़न कम करने को कहा है। बाहर का सारा खाना एक बार में बंद, तो कभी ऐसी नौबत ना आए, इसलिए खुद की डाइट कंट्रोल करके चलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तुझे भी एक बार अपना रेगुलर चेकअप करवा ही लेना चाहिए। फैटी लिवर? अरे मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो भली चंगी हूँ। मुझे अभी बहुत जीना है, कम से कम 90 साल।
तुम भी क्या इतने अच्छे माहौल में क्या बातें लेकर बैठ गई? मुझे कुछ नहीं होगा। ये नेगेटिव बातें ना मेरे सामने मत कर। यूं तो ईशा केया को चुप रहने को कह देती है, पर ये बात उसके दिमाग में घूमती रहती है, क्योंकि ईशा को खुद से बड़ा प्यार था। उसके लिए वो खुद ही सब कुछ थी और इसी कारण वो अपना ब्लड टेस्ट करवाती है और जो ना होना था वो हो जाता है। 2 दिन बाद ईशा के रिपोर्ट्स आते हैं। हाँ, अब क्या होगा? ये क्या हो गया? नहीं, मेरा दिल, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। अरे क्या हुआ बहू, सीने में दर्द हो रहा है क्या? रुको अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे अतुल देख तो बहू को क्या हो रहा है। एक हाथ से अपना सीना पकड़े ईशा सोफे पर गिर जाती है, जिससे पूरे घर में भागा दौड़ी मच जाती है। लगता है इसे हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए मम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे कुछ क्यों होगा? जो होना है मेरे दुश्मनों को। मुझे कुछ नहीं हुआ, पर हो भी सकता है। मतलब अरे देखो ना, ये रिपोर्ट देखो, मुझे कोलेस्ट्रॉल है मम्मी जी, मुझे कोलेस्ट्रॉल। मुझे कुछ हो नहीं जाएगा ना मम्मी जी, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। अरे पर ये कोलेस्ट्रॉल है क्या बेटा? पेट्रोल सुना था, कोलेस्ट्रॉल क्या है? दीदी, हम 2 दिन गांव को क्या गए, आप तो बिस्तर पर आ गई। आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया क्या? रमेश भैया तो इसी में निकल लिए थे दीदी। क्या कुछ भी बोल रही है आप? आजकल ये नॉर्मल है, ऑयली वगैरह खाने से हो जाता है। वैसे ज़्यादा नहीं है, बॉर्डर लाइन है, 0 पॉइंट ज़्यादा है बस। ईशा इट्स नॉर्मल यार, बस थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होगा। प्रिकॉशन? अब तुम देखो सब बस। और क्या था, उसी शाम से ईशा अपने रसोई के रिफाइंड ऑयल को मस्टर्ड ऑयल से रिप्लेस कर देती है। और बता कमला, और क्या करूं? अरे वो दीदी, ये ना आपने सही किया, सरसों का तेल खाओ और बीमारी दूर भगाओ। मेरे घर पर तो हम सब यही सरसों का तेल शरीर पर लगाते हैं, कोई लोशन वोशन नहीं लगाती। वही खाओ, वही लगाओ। पर खाने का टेस्ट अगर बदल गया तो सभी को शक नहीं हो जाएगा कि मैंने सारा खाना सरसों के तेल में बनाया है? और जो अंदर 5-5 लीटर के रिफाइंड ऑयल के नए पैकेट है, उसका क्या होगा? अब तो दुकान वाला भी उसे वापस नहीं लेगा। हम है ना दीदी, काहे का टेंशन लेती हो तुम? शरीर कितना जरूरी है। तेल हम ले जाएंगे, और जब भी खाना बनाओ सरसों के तेल को खुला लेना, उसके बाद ही उसमें सब्जियां डालना, किसी को पता नहीं चलेगा। यूं तो कोलेस्ट्रॉल ईशा को हुआ था, पर वो घर के सभी लोगों का खाना सरसों के तेल में बनाकर उन्हें परोस देती है। आज खाने का स्वाद जरा अलग नहीं लग रहा। आपको तो हर चीज में कुचरनी है। बना दिया ना खाना, बस तेल मसाला कम डाला है, खा लीजिए चुपचाप। आप ही रोज रोज रोते थे कि तेल बह रहा है, खाने से तेल बह रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं? तेल मसाला। ईशा फौरन किचन में जाती है और कमला से इस बारे में बात करती है। कमला तू तो जानकार है, बता देना मसाले भी कम कर दूं क्या? करने ही पड़ेंगे ना दीदी। तेल कम कर लिया, मसाला नहीं तो कहाँ से फ़ायदा होगा? लीवर ना कमज़ोर पड़ जाता है। मैं आपके लिए अपने गांव से दिल की बीमारी में फ़ायदा करने वाला पत्ता ले आऊँगी, उससे आपके शरीर में ना ताजगी रहेगी और लीवर में भी फ़ायदा होगा। कमला के ये कहने की देरी थी कि रात के खाने में बनी रोटियों से घी और सब्जियों से मसाला छू गायब हो जाता है। ये कैसा खाना बनाया है कमला? मुझे कोलेस्ट्रॉल हुआ है क्या जो रोटियों में घी तक नहीं लगा? इसमें हम क्या करें भैया? दीदी ने कहा था अगर सबकी रोटियों में घी लगता देखेगी तो उन्हें भी घी की रोटियां खाने का मन करेगा, इसलिए अब से किसी की भी रोटियों में घी नहीं लगेगा। और ये किस पत्ते की सब्जी बनाकर रख दी? लग रहा है पेड़ से पत्ता तोड़कर उबाल कर प्लेट में रख दिया। अबे तुम लोगों को जो करना है करो, ऐसा खाना खाकर मुझे बिस्तर पर नहीं पड़ना। मैं जो मिर्ची का अचार लेकर आया था वही अचार और रोटी दे दो भाई मुझे। लग रहा है मैं कोई गाय हूँ जिसके आगे चारा रख दिया गया है। ऊपर से इस सब्जी में सरसों के तेल की महक भी आ रही है। अरे बहू, कहीं तूने खाना गलती से सरसों तेल से तो नहीं बना दिया? फूट गया भांडा। हाँ मम्मी जी, वो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ना, तो मैंने किचन से रिफाइंड तेल हटा दिया। अरे यह क्या बात हुई बहू? कोलेस्ट्रॉल तुझे हुआ है, हमें नहीं। जा मेरी रोटी पर घी लगा कर ला। वो मैंने सारा घी भी ना घर से हटा दिया, अब इतनी रात में कहाँ से घी लेकर आऊँ? और ईशा के पूरे ससुराल वालों को बीमारों वाला खाना खाकर ही सोना पड़ता है। रात को ईशा जब किचन की सफाई कर रही थी तो उसे बड़ी तेज़ भूख लगती है। सुबह से तो बहुत परहेज़ कर लिया, कमज़ोरी सी भी आ रही है। इस तरह से परहेज़ करती रहूँगी तो फिर तो मैं और बीमार पड़ जाऊँगी।
23 घंटे परहेज करने के बाद अगर ड्राई फ्रूट्स वाला हलवा बनाकर खा ही लिया तो कौन सी कोई आफत आ जाएगी, है भाई, खा ही लेती हूँ। और सभी को पनीर का खाना खिलाने के बाद ईशा खुद ड्राई फ्रूट्स का गाजर का हलवा बनाकर खाकर सो जाती है। अगली सुबह जब सरला अपने कमरे में सो रही थी तो मैं की आवाज से उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि उसके कमरे में एक बकरी आ गई है। अरे ये बकरी हमारे कमरे में कैसे आ गई? अरे अतुल, जा तो इस बकरी को जल्दी से बाहर निकाल। तभी कमला और ईशा वहां भागती हुई आती है। बकरी यहाँ घूमती हुई नहीं आई है मम्मी जी, इसे मैंने बुलाया है। इसका मालिक हमें दूध देगा। बकरी का दूध ना लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब चाय बकरी के दूध की बनाई जाए। मैं जा रहा हूँ बाहर, टपरी पर चाय पी लूंगा। बीमारों वाला खाना कम था जो अब तुम लोग चाय पानी पर भी पाबंदी लगाने लगे। बहू जरा देख लेना कि पानी फिल्टर वाला पी सकते हैं या वो भी किसी कुएं से भरकर लाना है। खाने पर पाबंदी कम थी क्या, जो अब ईशा गाय के दूध की जगह बकरी का दूध चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। ईशा ने तो अब हद ही कर दी थी। वो हर वक्त यूट्यूब पर कोलेस्ट्रॉल कम करने के नुस्खे देखती रहती और देखे हुए अलग अलग नुस्खे अपने घर वालों पर ही इस्तेमाल करती थी और दिन भर अपनी सास से बस एक ही सवाल पूछती रहती, मम्मी जी मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, मुझे जीना है मम्मी जी। सुबह से 100 बार तुम मुझसे पूछ चुकी हो बहू, तेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो या ना हो, मुझे ज़रूर कोई बीमारी आ जाएगी। तेरे सवाल सुन सुनकर तो मेरा सर फटने लगा है। खाना तो देती नहीं, एक कप चाय ही पिला दे बहू। ईशा किचन में जाती है और देखती है कि गाय का दूध का पतीला पूरी तरह भरा हुआ है। इतना तो परहेज कर ही रही हूँ, अब ये दूध भी बर्बाद करना सही नहीं लगता। पैसे लगते हैं भाई, एक काम करती हूँ चीनी मिलाकर सारा दूध पी जाती हूँ, वरना मम्मी जी मुझे दूध वाली चाय बनाने को कहेंगी। काहे का परहेज, सभी के लिए परहेज वाला खाना बनाने के बाद ईशा खुद सारी चीजें खा लेती थी, जिस कारण उसका मूड तो फ्रेश रहता था, पर उसके सभी ससुराल वाले दिन भर चिड़चिड़ करते रहते थे। पर अब उसकी ये हरकतें मोहल्ले वाले तक को पता चल चुकी थी, इसलिए अब उसके घर कोई मेहमान भी आता तो खुद अपना टिफिन अपने साथ ही लेकर आता था। और इसी तरह एक दिन सरला की कुछ सहेलियां उसके घर आती है। जा बहू, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। चाय नाश्ता, वो भी तेरे हाथों का? नहीं नहीं बेटा, तू रहने दे। हम लोगों को तेरी सास की तरह अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल नहीं करवाने। हम ना अपना टिफिन लेकर आए हैं, तो बस पानी दे दे, वो भी अगर नॉर्मल वाटर हो तो दे दे, वरना तेरा बस चले तो तू कोलेस्ट्रॉल फ्री पानी ही पिला दे हम लोगों को। ईशा कभी बाहर जाकर कुछ खा लेती तो कभी कमला से कुछ मंगवा लेती और इसी तरह परहेज का खाना खा खा कर उसकी ससुराल वालों को 1 महीना पूरा हो जाता है। और एक सुबह करहाती हुई सरला रसोई के दरवाजे तक अपनी बहू के पास जाती है। कोई अच्छी सब्जी और पूरियाँ खिला दे बहू, ये पपीते की सब्जी खा खा कर पूरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। इतने दिन परहेज किया है तो कुछ दिन और सही मम्मी जी। कल दिया था मैंने ब्लड टेस्ट, उसका रिपोर्ट आता ही होगा। अगर रिपोर्ट में सब सही रहा ना तो अच्छा खाना बना दूंगी मम्मी जी। और बात करती हुई रसोई के बाहर खड़ी सरला बेहोश हो जाती है। सभी उसे लेकर फौरन कमरे में जाते हैं और उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगते हैं। ये सब तेरे कारण हुआ है बहू, मार दिया ना भूखी अपनी सास को। देख क्या हालत हो गई ये बेचारी की। उठिए ना सरला जी, क्या हो गया, उठिए भाई। ओहो अतुल, अभी समोसे कचौड़ियाँ लाने की क्या जरूरत थी, तेरी माँ तो खा नहीं पाएगी। छोड़, चल हम ही खा लेते हैं। समोसे कचौड़ियाँ कहाँ है, मैं खाऊंगी, किसने कहा नहीं खाऊंगी। पकवानों का नाम सुनते ही सरला जी को होश आता है, पर अपनी सास से उनका हाल चाल ना पूछकर सरला की बहू सीधा कहती है, मम्मी जी मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, मैं मरना नहीं चाहती। तेरा टेप कब बंद होगा बहू, तेरे कारण तो मैंने खटिया पकड़ ली। तुझे क्या होगा, तेरी हरकतों से तो यहाँ हमें अपनी जान पर आते दिख रहा है। वैसे कहाँ है समोसे जी? वो तो आपको होश में लाने के लिए पापा जी ने ऐसे ही कह दिया था। मेरे रहते घर में समोसे कचौड़ियाँ आ सकते हैं भला, इतने दिनों में भी आप ये नहीं समझी। मम्मी जी आप भी ना, वैसे पिछले 1 महीने से मैं पपीते की सब्जी भी बनाकर खा रही हूँ, फिर भी मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा। कुछ बोलिए ना मम्मी जी, और क्या करूँ? पापा जी आप तो बोलिए, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। मैं ना कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर जा रही हूँ, वरना ऐसा खाना मैंने एक टाइम और खाया तो सच में मैं चल बसूंगी।
और ये कहकर सरला अपना सामान पैक करने लगती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ईशा दरवाजे पर जाती है और क्या देखती है कि उसकी रिपोर्ट्स आ गए हैं। हे भगवान, बहू का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो तो मैं 501 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान हम लोगों का खाना फिर से शुरू करवा दे। मम्मी जी। सभी की धड़कनें थम जाती है। आखिर रिपोर्ट में क्या होगा, क्या होगा? क्या ईशा का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होगा या ठीक हो गया होगा? क्या अभी भी उन्हें बकरी के दूध की चाय पीनी पड़ेगी या उन्हें गाय के दूध की चाय मिलेगी? ऐसे न जाने और कितने ही सवाल सभी के दिमाग में घूम रहे थे कि तभी घर के सन्नाटे को चीरती हुई सरला जी कहती हैं, मैं निकलूं क्या रुकूं? ईशा भागती हुई अपनी सास के गले लगकर कहती है, सभी के लिए पूरी और दम आलू बना लूं मम्मी जी। मेरा ना कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया। और कुछ इस तरह सरला जी की बहू की कोलेस्ट्रॉल ठीक होने के बाद सभी को वापस से स्वादिष्ट खाना नसीब हो ही जाता है। घर की जो रसोई होती है ना, वो सिर्फ रसोई नहीं होती, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है यहाँ। इसलिए रसोई को कभी झूठा या गंदा नहीं रखा जाता। मैंने पूरे 30 साल अकेले ये रसोई संभाली है। अब ये रसोई मैंने तुम दोनों को दी जरूर है, लेकिन मनमानी करने का अधिकार नहीं दिया। इसलिए जो नियम है वो तो तुम दोनों को निभाना ही होगा। अरे दीदी, ऐसा कौन सा नियम टूट गया हमसे जो सासू माँ इतना गरज रही हैं? अरे अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ क्या क्या होता है। सासू माँ का ये नियम है कि डिनर के बाद रसोई बिल्कुल चमकती हुई हालत में ही छोड़नी है। किचन का फर्श हो या डाइनिंग टेबल, सब कुछ बिल्कुल चमचमाता हुआ ही छोड़कर किचन बंद करना है। इसलिए डिनर के बाद बर्तन धोकर रैक में लगाने हैं और झाड़ू पोछा और डाइनिंग टेबल साफ करने के बाद ये अपने कमरे में जाना है। अरे भाभी, मुझे तो सुनकर ही चक्कर आने लग गया। आपको तो आदत होगी ना ये सब करने की, तो आप ही कर दिया करो। ऐसा है मेरी प्यारी देवरानी जी, मैं भी ना ये सब अपने मायके से सीख कर नहीं आई थी। जैसे मैंने सीखा वैसे ही तुम भी सीख लो। और काम करने से ही तो आता है ना, है? मैं तो इतने सालों से कर ही रही हूँ, अब तुम आ गई हो तो बहू होने के थोड़े फर्ज तुम भी निभा लो। भाभी, ये तो गलत बात है ना कि देवरानी आ गई तो सब काम उस पर ही छोड़ दो। घर की जिम्मेदारी अकेली मेरी ही तो नहीं है। देखो ईशा, इतने सालों में मैंने कभी माँ जी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। 4 दिन काम तुम्हारे ऊपर क्या छोड़ा? माँ जी ने मुझे आज इतनी बातें सुना दी। अरे मेरा एक छोटा बच्चा है, रसोई का काम खत्म करने के बाद मुझे उसे भी देखना होता है। सब समझती हूँ मैं। जब से मैं आई हूँ भाभी बस इसी जुगाड़ में लगी रहती है कि किसी तरह उनकी काम से जान छूटे और वो ज्यादा से ज्यादा काम मुझसे करवा ले। लेकिन मैं भी उन बेवकूफ देवरानियों में से नहीं हूँ जो जिठानियों के हाथ की कठपुतली बनकर नाचती रहती है। रात का खाना बनाने और बर्तन साफ करने तक तो सब ठीक था, लेकिन खाना खाने के बाद दोनों बहुएं किचन से ऐसे गायब होती जैसे गधे के सर से सींग। मेरा खाना तो हो गया है। इससे पहले कि मम्मी जी रसोई की सफाई करने की बात करें, अपने कमरे की तरफ निकल लेती हूँ। सबने खाना खा लिया है, अब ईशा किचन की सफाई करेगी। मैं जाकर अपने कमरे में आराम कर लेती हूँ। एक दूसरे पर रसोई की सफाई की जिम्मेदारी छोड़ दोनों देवरानी जिठानी जाकर अपने अपने कमरे में आराम करने लगती है। अगली सुबह, ईशा, अनु, मैंने सोचा था छोटे की शादी हो रही है, चलो एक से भले दो। घर के काम अब और अच्छी तरह और आसानी से हो जाया करेंगे। लेकिन देख रही हूँ तुम दोनों तो साथ काम करने की बजाय ज्यादातर समय बहस में ही निकाल लेती हो। अरे शर्म तो आई नहीं होगी, हैं? बासी रसोई छोड़कर अपने कमरे में जाते हुए। ईशा, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी ना कि रसोई की सफाई तुम करोगी। भाभी, मैंने तो उसी समय कह दिया था ना, मैं अकेले ये जिम्मेदारी नहीं लेने वाली। अरे चुप करो दोनों, अब फैसला मैं करूंगी। तुम दोनों में से जो भी बाद में खाना खाकर उठेगा वही डाइनिंग टेबल और किचन की सफाई करेगा। ये हुई ना बात। अब देखो कैसे मैं 5 मिनट के अंदर सारा खाना खाकर रोज सफाई से बच जाऊंगी। ये तो बड़ा आसान काम है। अब तो भाभी को ही रोज सफाई करनी होगी क्योंकि मैं उनसे पहले ही खाकर उठ जाऊंगी। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर, ये लीजिए भाभी, थोड़ी खीर और खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाई है। तेरी चालाकियां मैं खूब समझ रही हूँ ईशा रानी। आज ये इतनी चाशनी तेरी जुबान से क्यों टपक रही है? ये खीर तू मुझे इसलिए खिला रही है ताकि मैं देर तक यहाँ बैठकर खाती रहूं और तू अपना खाना खत्म करके चुपचाप निकल ले। अरे वाह ईशा, खीर तो वाकई बहुत अच्छी बनी है। अच्छा तुम भी ना एक रोटी और ले लो, देखो ना कैसी दुबली होती जा रही हो। अगर ऐसे ही कमजोर हो गई तो घर के काम में मेरी मदद कौन कराएगा? तुम ये समझ लो कि ये रोटी मैं तुम्हें अपने फायदे के लिए खिला रही हूँ। ये सच्ची बात निकल गई भाभी आपके मुंह से। खिला तो आप अपने फायदे के लिए ही रही हैं,
बस ये तो प्यार का मक्खन लगा रही है, इसमें झूठ का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा है जो मुझे पच नहीं रहा। झूठे प्यार का दिखावा करके दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे की प्लेट में बारी बारी से कुछ न कुछ रखती जा रही थी ताकि दूसरे को खाने में लेट हो जाए और वो वहाँ से भाग सके। डिनर के बाद मेरा पेट इतना ज़्यादा भर गया है, लग रहा है अब फूट जाएगा। हे भगवान, किचन की सफाई के चक्कर में ये क्या मुसीबत मोल ली मैंने। अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा भाभी। ये जो झूठा दिखावा करके आपने 3 वक्त का खाना मुझे एक बार में खिलाया है ना, कयामत के दिन इसका भी ऊपर वाला हिसाब जरूर लेगा। हाय मर गई मैं। ओवर ईटिंग वाली घटना से ईशा और अनु इतनी डर गई थी कि अब उन्होंने ओवर ईटिंग ना करने का पक्का इरादा बना लिया था। अगले दिन से दोनों बहुएं खाना खाने में अलग तरह का कंपटीशन करने लगी थी। अगर अनु 3 रोटी थाली में रखती तो ईशा 2 ही रखती। अनु 1 कटोरी सब्जी निकालती तो ईशा आधी कटोरी निकालती ताकि उसका ही खाना पहले खत्म हो। इसी बहस में दोनों अब आधे पेट खाकर ही उठ जाती और जो भी इस कंपटीशन में थोड़ा पीछे रह जाता सफाई का टिकरा उसके माथे पर ही फूट जाता। एक दिन रात के 1 बजे। अरे यार, ईशा के बहस के चक्कर में आज मैंने बस 1 ही रोटी खाई। अब मुझे तेज भूख लग रही है, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, रसोई से बिस्किट लेकर खा लेती हूँ, कुछ तो भूख शांत होगी। बिस्किट खाकर अनु के पेट में कूद रहे चूहे थोड़े शांत हो गए थे। अब तो ये अनु का लगभग हर रोज का काम हो गया था। पहले आधे पेट खाना और फिर आधी रात के बाद रसोई में खाना तलाशना। एक दिन अनु रसोई में छिपकर आधी रात को बिस्किट खा रही थी, तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अनु बेटा, क्या छिपा रही हो? सच सच बताओ। नहीं, मैं क्या छिपाऊंगी, बस मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो किचन में बिस्किट लेने आई थी। ठीक से खाना नहीं खाया था क्या? नहीं मम्मी जी, आज मैंने 1 ही रोटी खाई थी ना, इसलिए भूख लग गई। बेटा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुझे। तू रोज आधी रात के बाद आकर रसोई में खाना ढूंढती है। और सिर्फ तू ही नहीं, तेरे जाने के बाद थोड़ी देर बाद तेरी देवरानी भी आएगी अभी पेट पूजा करने। क्या ईशा भी आधे पेट खाकर उठ जाती है? देखा आपने मम्मी जी, काम से बचने के लिए वो जानबूझकर आधा पेट खाना खाती है। अच्छा, और तू क्या कर रही है? तू भी तो वही काम कर रही है ना? अनु और उसकी सास बात कर रहे थे कि तभी दबे पांव ईशा भी रसोई में आ जाती है। तू भी आजा, तेरा ही इंतजार था बेटा। तूने भी आज 1 ही रोटी खाई होगी, इसलिए तुझे भी भूख लग गई है ना? अरे लेकिन मम्मी जी, हाँ, आपको कैसे पता? बेटा, पता तो मुझे ये भी है कि तुम दोनों ने 1-1 रोटी खाई क्यों थी। इसीलिए ना, ताकि तुम दोनों को रसोई की सफाई ना करनी पड़ जाए। पहले खाकर भागने के चक्कर में तुम दोनों रोज आधे पेट खाकर उठ जाती हो। अरे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? काम चोरी की भी हद होती है। अगर मेरी रसोई को साफ करने में तुम दोनों को इतनी ही दिक्कत हो रही है ना, तो ठीक है, आज से तुम दोनों को उसकी सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी रसोई की सफाई मैं खुद कर लिया करूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, जो बहुएं मेरी रसोई को साफ नहीं रख सकती, वो उसमें खाना भी नहीं बना सकती। ऐसा करो, अपनी अपनी रसोई अलग अलग बनवा लो। आज के बाद मेरी रसोई में पैर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी, आप तो नाराज हो गई। बेटा, नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। आज के बाद तुम दोनों मेरी रसोई में खाना नहीं बनाओगी। मैं खुद अपना खाना बनाऊंगी और उसकी साफ सफाई भी करूंगी। तुम दोनों को अपने अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाना हो तो अपनी रसोई अलग बनवा लो। अरे ये क्या मुसीबत गले लग गई। अब अगर अभिषेक को पता चल गया कि सफाई की वजह से मम्मी जी ने हमारी रसोई अलग की है, तो सारी बातों का बिल मेरे नाम पर ही फट जाएगा। नई रसोई बनवाने का मतलब है कम से कम 50,000 का खर्चा। इतना पैसा आएगा कहाँ से? हरीश जी को खर्चे का पता चला तो मेरी शामत ही आ जाएगी। तेरी भलाई इसी में है अनु कि माँ जी के पैर पकड़कर माफी मांग ले और इस मामले को यही रफा दफा कर दे। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आज से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। रसोई की सफाई करना कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों मिलकर कर लिया करेंगे, है ना ईशा? हाँ मम्मी जी, माफ़ कर दीजिए हमें। भाभी एकदम सही कह रही है, हम दोनों मिलकर कर लिया करेंगे। ऐसा करते हैं भाभी, एक दिन सफाई आप कर देना, एक दिन मैं कर दूंगी। बोलिए मंजूर? अरे बिल्कुल मंजूर, इसमें तो शक की कोई बात ही नहीं है। मिलकर करने से ही तो काम होते हैं, क्यों माँ जी? अगर यही समझदारी वाली बात तुम दोनों को पहले समझ में आ जाती तो इतनी सब महाभारत करने की जरूरत ना पड़ती। चलो ठीक है, कर दिया माफ।
तो दोस्तों, इनके घर में तो ये मुद्दा सुलझ गया, लेकिन कहीं आपके घर में भी तो ऐसे ही काम को लेकर खींचतान नहीं होती? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये तो है कहानी घर घर की।